हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 4.0 न्यू वैकेंसी 2025 के लिए ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के जितने भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0, बीपीएससी टीआरई 2.0, बीपीएससी टीआरई 3.0 जो रद्द हो गया था और जो फिर से एग्जाम लिया गया था, साथ ही साथ बीपीएससी हेड मास्टर और हेड टीचर में जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उनको आज इस सेशन में हम कवर करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है और लगभग 150 प्रश्न हैं, उनको हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। इसको ध्यानपूर्वक आप जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं कि बीपीएससी प्रश्न जो है रिपीट कर रहा है प्रीवियस ईयर से, इसीलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 4.0 न्यू वैकेंसी 2025 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ज्योग्राफी के जितने भी प्रश्न टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, टीआरई 3.0 जो कैंसिल हो गया था और जो फिर से री एग्ज़ाम लिया गया था, साथ ही साथ बीपीएससी हेड टीचर और बीपीएससी हेड मास्टर में जो ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 न्यू वैकेंसी 2025 के लिए इस सेशन में कवर करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है और आप देख रहे हैं कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर से प्रश्न रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए सेशन इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में प्रश्न पूछा गया है। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। चलिए सब लोग बताइए कि किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपनाया गया है। याद रखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो आप देख सकते हैं यहाँ 82.5 डिग्री पूर्व यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट दिया गया है और यह जो समय है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। याद रखिएगा, ये 5.5 घंटा क्या है, आगे है। क्लियर ना। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। इन 5 राज्यों का आप नाम जरूर याद रखिएगा: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, भारतीय मानक समय, यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे रहता है। तो यहाँ पर 5.5 घंटा दिया गया है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, और इसी प्रकार से मैंने जो है बायोलॉजी आपको कवर कराया हुआ है, हिस्ट्री कराया हुआ है, बिहार ज्योग्राफी कराया हुआ है, बिहार का हिस्ट्री कराया हुआ है, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ आपको कराया हुआ है। प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या आप सीधे चैनल पर चले जाइए और बीपीएससी और टीआरई 4.0 का प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। देखिए, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अच्छा देखिएगा, भारत देश जो है ये 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। ये कौन कौन से देश हैं, तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रश्न में पूछा गया, तो पहले मैं बता देता हूँ बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो एक तो बांग्लादेश हो गया। कौन कौन से देश हैं, ये 7 देश, तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है और सबसे कम जो है ये अफगानिस्तान के साथ है। क्लियर ना, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से कितने भारतीय राज्य सटते हैं, तो बांग्लादेश से 5 भारतीय राज्य जो हैं सीमा साझा करते हैं। ये कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिए ये राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। और बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य जो है ये पश्चिम बंगाल है। ये भी आप पॉइंट कर लीजिए, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि चुंबी घाटी स्थित है। चुंबी घाटी स्थित है, बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चुंबी घाटी स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
आंसर बताइएगा चुंबी घाटी जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चुंबी घाटी है ना, चुंबी घाटी, ये आपसे पूछा गया है और ये आप देख सकते हैं TRE 3.0 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उसी में पूछा गया है। ठीक है, चुंबी घाटी जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, तो ये आपका सिक्किम और तिब्बत के मध्य में है। ठीक है, सिक्किम और तिब्बत के मध्य में है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिए। यह चुंबी घाटी जो है चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है और हिमालय की यह पूर्वी पर्वतमाला में है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये भारत और मतलब आपका भारत का सिक्किम और जो तिब्बत है इसी के मध्य है। ठीक है, चलिए, और यह नाथुला और जेलेजपला के पहाड़ी दर्रों से सिक्किम से जुड़ी हुई है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है कि 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है। ध्यान से पढ़िएगा। देखिए 8 डिग्री चैनल जो है ये भारत को किस देश से अलग करता है। तो सबसे पहले आपको याद होगा जो 8 डिग्री चैनल है ना, यह मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में है। किसके मध्य में है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में, यानी कि यह भारत को अलग करता है मालदीव से। ठीक है, अच्छा 9 डिग्री चैनल के बारे में जान लीजिए। यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल जो है 10 डिग्री, यह छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक ग्रैंड चैनल है, एक क्या है? ग्रैंड चैनल है। ग्रैंड चैनल यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखिए ग्रैंड चैनल जो है ना, यह इंडोनेशिया यानी कि सुमात्रा और निकोबार के मध्य में है। इंडोनेशिया याद रखिएगा, ठीक है ना, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में। अच्छा, एक कोको स्ट्रेट है। क्या है? एक कोको स्ट्रेट है, कोको स्ट्रेट। ठीक है ना, याद रखिएगा। कोको स्ट्रेट जो है ना, यह आपका कोको द्वीप यानी कि म्यांमार और उत्तर अंडमान के मध्य में है। और एक पाक स्ट्रेट है जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य में है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में। तो ये सारे याद रखिएगा। ग्रैंड चैनल किससे अलग करता है? इंडोनेशिया, कोको स्ट्रोक म्यांमार और पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट जो है ये श्रीलंका से भारत को अलग करता है। ठीक है, चलिए देखिए निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है। अच्छा, नेपाल के साथ अगर बात करते हैं तो अपना राज्य बिहार सीमा साझा करता है, ये आपको पता है। ठीक है, अच्छा नेपाल के साथ जो है आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड जो है सीमा साझा करते हैं। याद रहेगा आपको, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहाँ पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन जो होता है ये कहाँ पर होता है, किस पहाड़ी पर होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। अच्छा, नीलगिरी पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, मतलब डोडा बेटा, ठीक है ना, डोडा बेटा इसकी चोटी है नीलगिरी पहाड़ी की। ये दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। अच्छा, सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करते हैं दक्षिण भारत की तो ये अनाईमुडी है जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये प्रश्न TRE में पूछा जा चुका है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी अभी मैंने आपको बताया था अनाईमुडी है जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं अनाईमुडी है दक्षिण भारत की जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर पूर्वी घाट पूछा गया है। ठीक है, ये तो पश्चिम घाट का हो गया। पूर्वी घाट का जो है ये कौन सा है, तो पूर्वी घाट का जो है फ्रेंड्स ये आपका जिंदगड़ा है। ठीक है ना, जिंदगड़ा याद रखिएगा, जिंदगड़ा है पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है जिंदगड़ा, तो इसको याद रखिएगा जिंदगड़ा। ठीक है ना, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। BPSC ने भी यही आंसर मारा है। बहुत लोग महेंद्रगिरी बताएंगे बट ये पुराना हो चुका है, अब ये याद रखिएगा जिंदगड़ा। ठीक है, चलिए देखिएगा कि निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है। ध्यान से पढ़िएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है ना, तो दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सबसे पीर पंजाल होगा, फिर जास्कर होगा, फिर लद्दाख होगा और फिर काराकोरम होगा, जो कि आपको देख रहे हैं क्रम बी में दिया गया है। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं। मगध और अंग का मैदान,
तो फ्रेंड्स मगध और अंग का मैदान जो है ये किसका हिस्सा है, तो ये मध्य गंगा का मैदान का है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार, तो ये जो दक्षिणापथ है इसका विस्तार जो है विंध्याचल पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी के मध्य और फिर कृष्णा से लेकर के कावेरी के मध्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं विंध्याचल से लेकर के कावेरी नदी के मध्य, इसलिए एक से अधिक यहाँ पर आंसर इसका दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, सतलुज और काली नदी के बीच जो स्थित हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अच्छा, काली और तीस्ता यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा 3 प्रश्न आपका कवर होगा। इसके अलावा काली और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसको हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, तीस्ता और दिहांग के बीच का जो हिमालय है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के हिमालय उसको हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा सिंधु और सतलज, यहाँ छोटा सा मैं लिख देता हूँ, सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है उसको हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलज और काली कुमायूं, काली और तीस्ता नेपाल, तीस्ता और दिहांग असम हिमालय और सिंधु और सतलज पंजाब। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्टारो हिमनद अवस्थित है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ हिमनद का नाम मैं आपको बताऊंगा, उसे आप जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा ये जो बोल्टारो है ये कहाँ पर है, तो काराकोरम रेंज में है, काराकोरम रेंज में है बोल्टारो हिमनद। ठीक है ना, बोल्टारो काराकोरम रेंज में है। अच्छा, इसके अलावा एक हिस्पर भी है, हिस्पर आपने पढ़ा होगा, ये भी काराकोरम में है। ठीक है ना, बियाफो है एक, बियाफो इस तरह से लिखा मिलेगा, बियाफो या बीएफओ भी लिखा मिलेगा, बियाफो, ये भी काराकोरम रेंज में है। ठीक है, एक जेमू ग्लेशियर है, जेमू हिमनद, ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये कंचनजंगा में है। ठीक है, तो हिस्पर, बियाफो और बोल्टारो याद रखिएगा ये काराकोरम रेंज में है। क्लियर ना। चलिए देखिएगा कि नोकरेक चोटी स्थित है, नोकरेक चोटी, तो नोकरेक चोटी जो है ना ये आपका मेघालय में है। कहाँ पर है, मेघालय में। अच्छा, आपने सुना होगा मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी है, गारो, खासी और जयंतिया, तो इसी गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची जो है ये चोटी है नोकरेक। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि पर्वत की चोटियों के समूह को ऊंचाई के घटते क्रम में नीचे दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम यहाँ पर सही नहीं दिया गया है, सही नहीं पूछा गया है। तो देखिएगा माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो 8,848 किलोमीटर आपको याद होगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए धौलागिरी की बात करते हैं तो 8167 हो जाएगा। उसके बाद कंचनजंगा की बात करते हैं तो 8598, ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, मैं अप्रॉक्स में बता रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नंगा पर्वत जो है इसकी आपकी 8186 मीटर, ये सब मीटर में है। ठीक है ना। अब देखिए तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, मैंने बताया था माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट मतलब क्या है, पूछता है घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा मतलब रखेंगे, उसके बाद छोटा, तो सबसे पहले आपको हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 8,839 हो जाएगा। उसके बाद कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा के बाद अगर बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा धौलागिरी। तो यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और धौलागिरी, ये क्रम तो सही दिया गया है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा, ये गलत हो जाएगा, ये वाला क्रम सही है। उसके बाद देखिए अगर हम फिर इसमें से देख लीजिए धौलागिरी की बात करते हैं तो धौलागिरी जो है ये आपका 8167 है। ठीक है। उसके बाद कंचनजंगा की बात करते हैं तो ये 8598 है। तो ये तो गलत हो गया, कौन सा क्रम सही नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर ई हो जाएगा क्योंकि दोनों क्रम आपके सही नहीं दिए गए हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई डी हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है ना। एक बार आप लोग भी कमेंट करके यहाँ पर मुझे बताइएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा है, बताइए। तो देखिए ये पश्चिमी भाग का मालवा का पठार है, ये दक्कन पठार का भी भाग है और ये अरावली से घिरा हुआ है। तो ये तीनों आपका जो है केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में यहाँ पर सही दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कि नदी तथा उसकी सहायक नदियों के निम्न जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया, तो गोदावरी का मानस है क्या, नहीं, मानस जो है ना
ये ब्रह्मपुत्र का है। ब्रह्मपुत्र का तीस्ता भी है, सही है। यमुना चंबल सही है, कृष्णा भीमा सही है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो भारत और नेपाल के बीच जो सीमा बनाती है यह नदी काली नदी है, इसको महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा करंट से भी प्रश्न रिलेटेड है। तो ये पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट जो है ना, ये टी पार्क बनाने का विकसित करने का योजना क्या, हुगली नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत सी अच्छा प्रश्न है। तो ये सुरू नदी के किनारे है। अच्छा, श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के किनारे है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कारगिल सुरू नदी के किनारे है। देखिए कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है। ये प्रश्न जो है बीपीएससी 3-4 बार इधर 2023-24 में पूछ चुका है और इसका 30 मीटर आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल मैं ऑफिशियल आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मलनाड का क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है। तो देखिए मलनाड क्षेत्र का संबंध जो है ये निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है। तो ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है ना, और कर्नाटक के पठार से ये रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जोग जो है ये शरावती नदी पर है, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। कपिल धारा जो है ये कावेरी, गलत दिया गया है। कपिल धारा जो है ये नर्मदा पर है और धुआंधार भी नर्मदा नदी पर है। तो धुआंधार ये भी गोदावरी, गलत दिया गया है। धुआंधार भी नर्मदा नदी पर है। ठीक है ना, तो कौन सा जोड़ा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो आप देख सकते हैं बी और सी दोनों सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, एक से अधिक। क्लियर। चलिए देखिएगा कि लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। लिखा पानी हिमनद जो है ये किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स ये अरुणाचल प्रदेश में है लिखा पानी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, तो इसमें से आप ध्यान देंगे यहाँ पर सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस, ये तीनों जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं और ये नॉर्थ बैंक की रिवर हैं। और यहाँ पर पूछा गया नहीं मिलती हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये मिलती हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, बताइए। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक। तो फ्रेंड्स ये आपका मैकाल श्रेणी होगा, याद रखिएगा। और ये अभी जो है 70वीं बीपीएससी में भी प्रश्न ये रिपीट किया गया था। ये टीआरई में पूछा गया है, 70वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है प्रश्न, याद रखिएगा आप। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। तो असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 750 किलोमीटर है। ठीक है ना, 750 याद रखेंगे आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना क्लोज ऑप्शन में दिया गया है, 750 आप ध्यान रखिएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई कितनी है। तो बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई 20 से 50 मीटर है, 20 से 50 मीटर। अगला प्रश्न है कि चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार क्या है। चंबल नदी का, तो चंबल नदी का अपवाह तंत्र का प्रकार जो है ना, ये अध्यारोपित प्रवाह है। ठीक है ना, सोन नदी का भी यही है, याद रखिएगा। ठीक है ना, सोन नदी का भी अगर पूछेगा कि अपवाह तंत्र का प्रकार क्या है तो अध्यारोपित ही है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि गंगा नदी का अपवाह तंत्र कैसा है, तो ये आपका है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, द्रुमाकृतिक। द्रुमा, ये द्रुमाकृतिक या फिर इसको वृक्षाकार भी बोला जाता है, द्रुमाकृतिक प्रतिरूप या फिर वृक्षाकार। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वृक्षाकार प्रवाह दिया गया है, द्रुमाकृतिक प्रतिरूप या वृक्षाकार प्रवाह, दोनों में से मतलब आप दोनों याद रखिएगा, दोनों एक ही चीज़ है। ये गंगा नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के मध्य में है, किन राज्यों के बीच है। तो कृष्णा गोदावरी विवाद जो है ना, ये किसके बीच है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य में है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य में। ठीक है,
चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? दक्षिण गंगा के नाम से, तो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है कौन सी नदी? गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? इसमें से उथली झील, तो देखिए उथली झील जो होती है ना, ये खारे पानी की झील जो होती है, ठीक है ना, ये उथली झील जो होती है। तो यहाँ पर खारी झील होगा। और आपको याद होगा कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है, और अंतर्देशीय झील अगर पूछेगा खारे पानी की तो ये सांभर झील है, राजस्थान वाला। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है? तो वार्षिक जो वर्षा होती है ये 25 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा ये लद्दाख लेह क्षेत्र में होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे आप लद्दाख का प्रदेश दिया गया है, लेह भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? तो शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर जो वर्षा होती है यह आपकी होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। उत्तर पूर्वी लौटती हुई मानसून या फिर उत्तर पूर्वी, तो यहाँ पर लौटते हुए दक्षिण पश्चिम नहीं होगा। बहुत लोग कहेंगे लौटते हुए दक्षिण पश्चिम, जी नहीं, लौटती हुई मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइवार्था के अनुसार जो है भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो ये उपोष्ण मानसूनी जलवायु है ट्राइवार्था के अनुसार, तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, जीटी ट्राइवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु क्षेत्र। अब ये वाला प्रश्न देखिए दूसरा था, ट्राइवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो उपोष्ण मानसूनी। और जीटी ट्राइवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है, तो ये पश्चिमी घाट पर। ठीक है ना, तो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो यह गंगा और इसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल, 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, तो वैसे भी इसका 1 से अधिक आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती ही है। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान क्या है? तो ये आपका तमिलनाडु, मैंने अभी पढ़ा था, बताया था आपको। और कोरोमंडल तट, ठीक है ना, कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र कोरोमंडल तट पर। ठीक है, जो कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, जिसको कि लौटते हुए मानसून कहा जाता है। मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक और समर्थक हैं। तो फ्रेंड्स ये कौन है? तो एडमंड हेली हैं, याद रखेंगे एडमंड हेली। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, गंगा डेल्टा सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो गंगा डेल्टा सदाबहार वन क्षेत्र को सुंदर वन कहा जाता है। ठीक है, मैनग्रोव वन है ये। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो ये सागवान जो होता है ना, उष्ण कटिबंधीय पेड़ है, ये उष्ण कटिबंधीय पेड़ है, और सबसे ज़्यादा सागवान के जंगल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद देखिए, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की बात करते हैं, तो ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन ये पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी घाट पर भी ये पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया तमिलनाडु। तो कर्नाटक और केरल हो जाएगा, तो 1 से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 33% होना चाहिए, ये आपको भी पता है, 33%। ठीक है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैनग्रोव वनों से संबंधित है? तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 से अधिक आंसर होगा। इनकी जड़ें पानी के अंदर डूबी होती हैं, घने लंबे वृक्ष, दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास है। तो उपरोक्त में से 1 से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या है? डायरेक्टली लूसेंट में ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, एकदम रेड करके, मतलब थोड़ा सा इसको डार्क करके लिखा गया है। तो ये आपका कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताइए। इसको हम लोग धुआंरे बोलते हैं। ठीक है ना,
और आपको पता होगा कि धुआंरे बोलते हैं, वातिमुख भी याद रखिएगा। अच्छा, 10,000 धुआंरों की घाटी किसको कहा जाता है, ये भी प्रश्न बनता है। 10,000 धुआंरों की घाटी, तो ये कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र जो है, जो कि आपका अमेरिका के अलास्का में है, इसी को 10,000 धुआंरों की घाटी कहा जाता है। अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत अगर पूछेगा तो ये आपको कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, जो कि इक्वाडोर में है। ठीक है, चलिए देखिएगा कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है इसमें से। तो देखिए, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि जो है ना, इसमें से आपका वनारोपण हो जाएगा। ठीक है ना, चराई थोड़ी होगा, वनामूलन भी नहीं होगा, वनारोपण हो जाएगा। चलिए देखिएगा कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है, बिल्कुल। और देखिए, धरातल के उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। और जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। प्राचीन काल में ऐसा होता था, ये भी आपका सही दिया गया है। और देखिएगा, जो ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है, इसको हम लोग प्राइमरी वेव भी बोलते हैं। और ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, यानी कि आपका ये पी तरंग है, इसको प्राइमरी बोलते हैं। और ये आपका अनुप्रस्थ तरंग जो है, अंग्रेजी में इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, एपी सेंटर पर ही सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती है। कहाँ पर? एपी सेंटर पर, याद रखिएगा, एपी सेंटर पर ही सबसे पहले पी तरंग पहुंचती है। ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए, उसके बाद एक से अधिक आंसर हो जाएगा। देखिए, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधा नहीं होते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो जब अति क्षारीय हो और उसमें कोई भी पौधा नहीं हो पाता है, तो उसमें जो है कार्बनिक पदार्थ मिला करके उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बाड़िंद का मैदान जो है स्थित है। बाड़िंद का मैदान, तो फ्रेंड्स, ये कोसी महानंदा और संकोश नदी के मध्य। अब देखिए, कोसी महानंदा तो आपको पता है, संकोश असम में बहने वाली नदी है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो भारत में पानी का सबसे ज़्यादा जो आपका उपयोग होता है, ये कृषि के लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिंचाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है, टीआरई में कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा से हुआ था एग्जाम, उसमें भी पूछा गया था। तो ये इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है ना, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी नहर, ये भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। निम्नलिखित में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा विवाद रहा था इस क्वेश्चन में, बट बीपीएससी ने फाइनली दामोदर नदी घाटी परियोजना को माना है। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना। चले, उसके बाद देख ली बिहार की सबसे, ठीक है ना, भारत की तो वैसे है ही है। 1954 में किन 2 देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो याद रखिएगा, सन भी 1954 में भारतवर्ष और नेपाल के मध्य में। तो भारत और नेपाल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, हीराकुंड बांध जो है ये आपका महानदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अच्छा, दुधवा बांध, 1 मिनट रुक जाइए, महानदी पर, दुधवा बांध भी महानदी पर है, महानदी पर है। ठीक है ना, दुधवा बांध भी महानदी पर है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1 से अधिक। ठीक है ना, 1 से अधिक, क्लियर, 1 से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो कैगा है कर्नाटक में, ठीक है, कुंडलकुलम तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान में है। चलिए, झारखंड की घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, झारखंड का जो घाटशिला जो है ना, ये किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए फेमस है। ठीक है, घाटशिला कहाँ पर है? याद रखिएगा, झारखंड में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मैग्नीज का उपयोग जो है सबसे पहले याद रखिएगा, जंगरोधी इस्पात बनाने में किया जाता है। उसके बाद फोटोग्राफी इंडस्ट्री में भी होता है इसका उपयोग, माचिस के भी उद्योग में होता है और बैटरी उत्पादन में भी होता है। तो 1 से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए देखिएगा कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? प्रश्न में देखिएगा, अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ, तो ये कैम्बे की खाड़ी जो है, खंबात की खाड़ी, कैम्बे में वहीं पर पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, खंबात की खाड़ी या फिर आपको कैम्बे दे देगा, तो याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए,
भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना है। पूर्व से पश्चिम में, याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो नामरूप हो जाएगा असम में, ये आपका 2 नंबर हो जाएगा, नामरूप असम में पड़ता है। ओबरा हो जाएगा, ओबरा ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पड़ता है, ठीक है, यानी कि 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका परीक्षा पड़ता है झांसी में उत्तर प्रदेश में, तो ये 4 हो जाएगा। और राजस्थान में यहाँ पर कोटा पड़ता है, तो लास्ट वाला हो जाएगा। तो 2 3 4 1 आप देखेंगे 2 3 4 1 ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है ना। 2 3 4 1 याद रखेंगे आप। चलिए देखिएगा, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है, किस शहर में? तो फ्रेंड्स ये असम में किया गया है, असम के जोरहाट में। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा कि भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म कौन सा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरमा घाटी असम, लुनेज क्षेत्र गुजरात, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी। तो एक से अधिक यहाँ पर जो है सही युग्म दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये करते हैं जिप्सम का, ठीक है ना, याद रखिएगा किसका, जिप्सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को, ठीक है ना, कोयम्बटूर को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है कोयम्बटूर को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1855 में जो है भारत में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल के रिसरा में किया गया था। कब, 1855 ईस्वी में। तो यहाँ पर रिसरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है। पालघाट दर्रे के द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये कोचीन है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। केबल आधारित रेलवे पुल प्रथम, तो ये आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला जो अटल सेतु है उसकी कुल लंबाई कितने किलोमीटर है। तो याद रखिएगा इसकी कुल लंबाई पूछा गया है तो 21.8 किलोमीटर होगा। ये प्रश्न रिपीट भी हो सकता है दोबारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा सुरंग और जोड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ठीक है ना, कश्मीर घाटी और जम्मू, ठीक है, जवाहर सुरंग जम्मू और श्रीनगर, अटल सुरंग लेह और मनाली। यहाँ पर देखिए जोजिला सुरंग जो है ये आपका कारगिल और लेह नहीं होगा, ये आपका श्रीनगर से लेह होगा, तो ये वाला सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कि भारत के प्रमुख कोयला निक्षेप किस सिस्टम में पाए जाते हैं, किस क्रम में पाए जाते हैं। तो आपको भी पता होगा ये आपके जो गोंडवाना क्रम है उसी में। तो यहाँ पर देखिए गोंडवाना क्रम करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है। ब्रॉड गेज पूछा गया है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। अब यहाँ पर देखिएगा ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जो साइज होती है फ्रेंड्स, ब्रॉड गेज की ये होती है 1.676 मीटर में। अगर mm में पूछेगा, देखिए प्रश्न में mm में पूछा गया है, तो यहाँ पर 1676 mm हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम क्या है। तो ये अमन, साली और अगहनी है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की किस्म, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। तो देखिए झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि, ठीक है ना, उसका स्थानीय नाम, तो इसमें से बेवर, दहिया, पोडू ये सभी हैं, तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। तो सभी का होगा, खरबूजा, खीरा, तरबूजा सबका होगा, तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ये जायद फसलें हैं, ठीक है ना। अच्छा अभी 70 बीपीएससी में ये सब तो दिया ही था, चारा भी उसमें दिया गया था, तो चारा भी जायद में ही आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है। शब्द यहाँ पर लगभग लग गया है, ठीक है ना, तो ये 50% यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें क्या है।
बूढ़ी गंडक और कोसी दोआब की। तो चावल भी है, गेहूं भी है, मक्का भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि यहाँ पर देखिए, अब देखिए 4, तो यहाँ पर आपका 4 कंकर, कयाल, मांड ये दिया गया है, ठीक है ना। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका 4 जो होगा ये आपका डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। कंकर जो होगा ये आपका बांगर हो जाएगा, ठीक है। कयाल जो होगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, तो कयाल जो होगा ये आपका हो जाएगा तटीय, और मांड जो होगा ये पंजाब का मैदान, ठीक है। याद रखिएगा 4 आपका डेल्टा हो जाएगा, कंकर आपका क्या हो जाएगा, कंकर आपका हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं आप बांगर, यानी कि आपका 2, 3, 4 और 1 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि अरब सागर, छोटा कर देता हूँ थोड़ा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच जल विभाजक। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटकी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो भारत में प्रवाल भित्तियाँ जो हैं इसमें से देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ना। देखिए गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है, तो गंगा नदी के तट पर इसमें से प्रयागराज है, ठीक है, प्रयागराज है, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया है। तो फ्रेंड्स ये आपका मानसरोवर है, ठीक है ना, मानसरोवर तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया है, बताइए प्रवाल भित्ति। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है, ठीक है। बाकी मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर कैम्बे की खाड़ी करेक्ट आंसर होगा। देखिए चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है, तो देखिए चंद्रमा सदृश ग्रह जो है इसमें से अगर हम बात करते हैं तो बुध जो है ये चंद्रमा के सदृश ग्रह है, ठीक है। अच्छा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, तो अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी, ठीक है ना, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है अपसौर के दिन, और ये घटना होती है 4 जुलाई के दिन। न्यूनतम दूरी होती है उपसौर के दिन, और ये घटना 3 जनवरी को होती है, ठीक है। चलिए वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, तो आपको भी पता है वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा जो है ये दीर्घ पार्थिव तरंग के द्वारा जो है ये आपका अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के सतह से शुरू होकर वायुमंडल की ऊपरी परत का सही क्रम यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें से आपका क्षोभ मंडल, फिर समताप, फिर मध्य, फिर ताप और फिर बहिर्मंडल, ऑप्शन ए ये क्रम जो है बिल्कुल राइट दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है। तो आपको पता है ना बृहद ग्रह में कौन कौन से आ जाएंगे, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये आते हैं, ये मंगल नहीं है, ठीक है। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की भगनी, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब शुक्र को कहा जाता है। चलिए विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है। तो देखिए विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से जो है कितना अधिक है, तो फ्रेंड्स लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए, इसको डायरेक्टली आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ग्लोब पर 1 डिग्री का अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो अक्षांश रेखाएं 179 हैं। अगर वहीं आपसे देशांतर रेखा की कुल संख्या पूछे तो 360 याद रखिएगा। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है, बताइए। तो इसमें से देखिएगा दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित जो है ना, इसको हम लोग शीतोष्ण बोलते हैं। और प्रश्न में शीत कटिबंध पूछा गया, शीतोष्ण में आता है, तो ए आ जाएगा और बी आ जाएगा, ए और सी आ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ई यहाँ पर एक से अधिक, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा। अब देखिए 15 डिग्री में कितना का अंतर हो रहा है, 1 घंटा का हो रहा है। कैसे, तो आपको पता है 360 बटा आप 24 करके देख लीजिए, ठीक है ना, 12 दूना 24, 12 3 36, ठीक है ना। तो एक यहाँ पर बात करते हैं
1 घंटा में 15 डिग्री का हो रहा है ना, 15 डिग्री का, तो 2 घंटा में 30 डिग्री का, यानी कि 2 घंटे का फ़र्क है। और यहाँ पर देखिएगा ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे, ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में, यानी कि टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 बज रहा है, तो यानी कि 2 बजेगा दोपहर में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित देशों के जोड़ों में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी अगर बात करते हैं इसमें से, तो चिली और अर्जेंटीना की है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था? हिमालय का प्रथम उत्थान जो है ये किस युग में हुआ था? तो इयोसीन युग में हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, मध्य हिमालय का पूछेगा तो मायोसीन में होगा, शिवालिक का पूछेगा तो प्लायोसीन में होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा कि दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है, बताइए। तो देखिए दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि खालिस्तान दिया गया का भाग है, तो फ्रेंड्स ये गोंडवाना लैंड का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये गर्म रेगिस्तान है, अफ्रीका में पाया जाता है। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलते हैं फेल्सेनमीर, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये कुला कंगारी है, ठीक है, भूटान की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? तो ये जो व्रंशमूलक जो है ना, ये आपका गंभीर और विध्वंसकारी है, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है सीस्मोग्राफ से, ठीक है ना। वायु दाब मापा जाता है, ये गैसों का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टफ किससे संबंधित है? टफ जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी राख से, ठीक है ना, ज्वालामुखी राख से ये संबंधित है टफ, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? लेक सुपीरियर के, बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? तो अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा की बात करते हैं तो इसमें से वेनेजुएला होगा, उसके अलावा ब्राज़ील है, पेरू है, बोलिविया है, इक्वाडोर है, ठीक है ना, और आपका गुयाना है, सूरीनाम है, ये सब याद रखिएगा, इसमें से वेनेजुएला होगा। अगला प्रश्न कि वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो सबसे कम किस परत का होगा? तो ये मध्यमंडल का होगा, ठीक है ना, मध्यमंडल का। उसके बाद देखिए शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिम विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल क्या है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका होगा पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र, ऑप्शन सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आपके मिलान करने हैं, ठीक है ना, मिलान करके राइट आंसर यहाँ से आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं फोन जो होगा ये आपका हो जाएगा गर्म स्थानीय हवा, चिनुक जो हो जाएगा चिनुक आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए बर्फ़ खाने वाली हवा, मिस्ट्रल जो हो जाएगा ये आपकी ठंडी स्थानीय हवा, और घाटी हवा हो जाएगा दैनिक हवा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं? छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को सवाना कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम यानी कि बायोम चैपरेल के रूप में जाना जाता है? तो चैपरेल के रूप में जाना जाता है आपका भूमध्य सागरीय झाड़ी वन, ठीक है ना, भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। उसके बाद देखिए अनआदिवासी जो है अनिवासी बस्तियां हैं किस नाम से जानी जाती हैं? तो इनको कहा जाता है अनौपचारिक बस्ती। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, तो ये जो नवीकरणीय ऊर्जा है ना, नवीकरणीय ऊर्जा, उनको ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका? चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो जीवाश्म के आधार पर जो है ये अफ्रीका की रिफ्ट वैली है, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत ने विदेशी सीतवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। पूछा गया कि यह किस देश में? सीतवे बंदरगाह, तो सीतवे म्यांमार में है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही उगम क्या है? तो देखिएगा चेना बांग्लादेश ये गलत दिया गया है, चेना जो है कहा जाता है श्रीलंका में,
मिल्पा कहा जाता है कहाँ पर, मैक्सिको में, तो ये भी गलत दिया गया है। लदांग कहा जाता है मलेशिया में, तो ये आपका राइट दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए व्रंश स्कार्प होता है, तो देखिए व्रंश स्कार्प जो है ये आपका विवर्तनिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है, तो फ्रेंड्स ये आपका इसमें से आपका हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं, बताइए मरुद्भिद, जीरोफाइट। अब चलिए देखिए मरुद्भिद जो है ये किस वन में पाए जाते हैं, तो ये मरुस्थलीय वन में। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा, ये हमने करा दिया था। कोटा राजस्थान में है, नामरूप असम में है, ओबरा जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, परीक्षा भी उत्तर प्रदेश में है, तो मैंने इसको आपको करा दिया था। ठीक है ना, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, पूर्व पश्चिम पूछा गया है, कभी कभी उत्तर दक्षिण भी पूछा जाता है, तो पूर्व पश्चिम सिलचर, ठीक है ना, और पोरबंदर हो जाएगा। और उत्तर दक्षिण पूछेगा तो कन्याकुमारी से आपका कहाँ तक, श्रीनगर। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ये राजस्थान है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो कर्क रेखा द्वारा जो है किसका सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो ये मालवा का पठार का। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। देखिएगा यहाँ पर गहनता शब्द लगा हुआ है, तो गहनता मापा जाता है मरकरी पैमाने के द्वारा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है, तो भारतवर्ष में जो है आपकी जीव जंतु की 81,000 से अधिक और वनस्पतियों की 47,000 से अधिक वनस्पति पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो स्थलाकृतिक मानचित्र है ये किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है, तो स्थलाकृतिक मानचित्र जो है ना ये बनाया जाता है आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। ठीक है ना, भारतीय सर्वेक्षण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट स्थलाकृति बनती हैं, तो फ्रेंड्स ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट स्थलाकृति जो बनती है ये बनती है भूमिगत जल के द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा बनती है, तो याद रखिएगा भूमिगत जल के द्वारा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, फलीदार फसल, तो आप देख सकते हैं इसमें से आपका दलहन जो है, इसमें से आप देख सकते हैं दलहन इसमें से फलीदार फसल है। ठीक है ना, और दलहन के अंतर्गत आपको पता है चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द ये सब आ जाते हैं, तो दलहन हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। चलिए उत्तर से दक्षिण दिशा में निम्नलिखित बंदरगाहों को व्यवस्थित करना है। चलिए एक एक करके व्यवस्थित करेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थापन करेंगे, तो सबसे पहले आपका विशाखापट्टनम आ जाएगा। ठीक है ना, विशाखापट्टनम कहाँ पर है देखिए, उसके बाद काकीनाडा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका विशाखापट्टनम यानी कि 4, काकीनाडा 1 हो जाएगा, फिर मछलीपट्टनम। ठीक है, और फिर आपका नागीपट्टनम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4, 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। ठीक है, चलिए देखिएगा निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, तो उत्तर में जो है यहाँ पर आइजोल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उत्तर में अवस्थित इसमें से कौन सा होगा, तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा ये आपका आइजोल हो जाएगा। ठीक है, आइजोल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कि भारत में मानसून सीजन के अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। चलिए बताइए मानसून सीजन की अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, सब लोग आंसर कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका कोरोमंडल तट है। ठीक है ना, तमिलनाडु का तट जो उग्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, कोरोमंडल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा केरल की शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि, बताइए। केरल की जो आपकी शांत घाटी है, याद रखिएगा शांत घाटी कहाँ पर है, तो ये केरल में पड़ता है। राइट आंसर यहाँ पर कमेंट करिए कि क्या होगा इसका।
तो देखिए केरल की शांत घाटी जो है ना, ये इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, शांत घाटी साइलेंट वैली याद रखिएगा कहाँ पर है, केरल में है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो आपको पता है ना, काली मिट्टी जो है कर्नाटक में पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है, ठीक है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। इसलिए एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, इतना आप जानते होंगे, ठीक है ना। कपास की खेती इसमें होती है। देखिए, आरएल सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है? आरएल सिंह के, बताइए, आरएल सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा इसका? तो यहाँ पर देखिएगा, आरएल सिंह के वर्गीकरण के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो उपाद्र संक्रमणशील, ठीक है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो उसको क्या कहते हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा कि जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो उसको हम लोग गहरे चैनल का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है गली कटाव, ठीक है ना। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है गली कटाव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा है? किसकी न्यून हिमरेखा है? तो इसमें से न्यून हिमरेखा जो है ये आल्प्स क्षेत्र का है, आल्प्स क्षेत्र का न्यून हिमरेखा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत के निम्नलिखित जो आपका भौतिक जियोग्राफिक इकाइयों के आरोही क्रम है उसको यहाँ पर व्यवस्थित करना है। चलिए एक एक करके सब लोग व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए, भौतिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौतिक इकाइयों का आरोही क्रम जो है ये आपका तटीय मैदान हो जाएगा, ठीक है ना। तटीय मैदान, फिर आपका केंद्रीय उच्च भाग, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए उसके बाद महान मैदान, और फिर आपका हो जाएगा उत्तरी पर्वत, ठीक है ना। तो 3 1 2 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। देखिएगा कि फलों और सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? तो फलों और सब्जियों की खेती जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बागवानी, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है? बागवानी कहा जाता है। क्लियर? चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति यानी कि प्रोन नहीं है इसमें से? देखिए भूस्खलन, तो यहाँ पर देखिएगा हिमालयी क्षेत्र है और पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट नहीं है भूस्खलन प्रोन एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूर्वी घाट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो खनिज जो होता है ना ये आपके होता है किसमें? अवसादी चट्टान या परतदार चट्टानों में खनिज होता है। तो यहाँ पर देखिए अवसादी चट्टान दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बरसाती दिन में, बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो देखेंगे कि शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निस्सालन प्रक्रिया संबंधित है। निस्सालन प्रक्रिया, तो निस्सालन प्रक्रिया जो होती है ना ये मिट्टी में विद्यमान घुलनशील पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं और पानी के साथ रिश्ते हुए मिट्टी में से होकर के नीचे का स्तर में पहुंच जाते हैं। भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह घटना होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी वर्षा वाले क्षेत्र में खनिज मिट्टी, तो एक से अधिक वैसे भी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? युवा वलित पर्वत यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा इसमें से युवा वलित पर्वत नहीं है। चलिए बताइए, अगर आंसर जानते हैं इसका तो कमेंट करिएगा कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा इसका, बताइए। अब यहाँ पर देखिए जो बलित पर्वत होता है ना ये 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीन बलित पर्वत होता है और एक प्राचीन बलित पर्वत होता है। तो नवीन बलित पर्वत हिमालय आल्प्स ये सब है, ठीक है ना। हिमालय आल्प्स ये नवीन जो है ये आपके बलित पर्वत है, जबकि प्राचीन बलित पर्वत अरावली है, अल्पेशियन है और यूराल है, ठीक है। वहीं पूछा गया युवा बलित पर्वत, इसमें से नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर पूरा आपको डिटेल में समझा दिया है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने आपको कवर करा दिया। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा।